हेलो बच्चों। देखिए, आज से हम लोग नया बैच यूट्यूब में स्टार्ट कर रहे हैं। बैच का नाम है संकल्प हमारा। इस बैच में क्या क्या आपको मिलेगा पढ़ने को, पूरी 11 की सीरीज मिलेगी जो आपके सारे चैप्टर हैं पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से। जो बच्चे इस वीडियो को पढ़ना चाहते हैं कृपया कॉपी पेन उठाएं और मेरे साथ डट जाएं भाई। देखिए, पहला चैप्टर है क्या? समुच्चय पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को बेसिक अच्छा करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। तो आज हम इसमें क्या क्या सीखेंगे? हम मेन चीज सीखेंगे समुच्चय होता क्या है, समुच्चय के प्रकार क्या हैं, समुच्चय को निरूपण कैसे करते हैं, कितने विधियों से हम किसी सेट्स को निरूपित कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय खराब किए हुए। देखिए, चैप्टर का नाम पता चल गया होगा, अर्थात आप कॉपी पेन उठा के बैठें और मेरे साथ पढ़ाई करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, समुच्चय की परिभाषा। एक्चुअल में समुच्चय है क्या? देखिए यहां पढ़िएगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को, यहां पे थोड़ा सा मैं काट देता हूं। क्या लिखना है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एक्चुअल में समुच्चय है क्या? किसी संग्रहण को इकट्ठा करना है हम लोगों को, किसी संग्रहण को हमें इकट्ठा करना है और वो जो वस्तु है ना सुपरिभाषित होना चाहिए। ये शब्द देखिएगा आप, सुपरिभाषित, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा हुआ है जिसे हम इंग्लिश में वेल डिफाइन बोलते हैं। हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो वेल डिफाइन होने चाहिए। क्या मतलब है जरा सुनिएगा। परिभाषा लिखी हुई है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। जैसा लिखा हुआ संतरों के ढेरों का समुच्चय। क्या लिखा हुआ? संतरों के ढेरों का समुच्चय। हमें लिखना है संतरों के ढेरों का समुच्चय। जैसे जानवरों का समुच्चय लिखा है, इसका मतलब क्या है? संतरों के ढेरों के समुच्चय से क्या लेना देना है कि कोई ढेर लगा हुआ है और उस ढेर में संतरे ही संतरे हैं, तो ये जो कलेक्शन है ना वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि ढेर में संतरा ही संतरा है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं चलने वाला कि संतरे के साथ आम भी भरा हुआ है। यदि संतरे के साथ आम है ना तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं भरे हुए। जो समूह है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है, जो संग्रहण है ना वो गलत है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। अब देखिए लिखा जानवरों का समुच्चय। जैसे कोई भीड़ जा रही है ना, हम कह देते हैं जानवर ही जानवर है, तो सारे समुच्चय जानवरों का समुच्चय कहलाता है। कुल मिला के आप परिभाषा में क्या लिखेंगे? आप हेडिंग लगाइएगा, लिखिएगा समुच्चय की परिभाषा। उसमें एक लाइन की परिभाषा लिखनी है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे संतरों के ढेरों का समुच्चय, जानवरों का समुच्चय, और भी कुछ आप लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं अध्ययन सामग्री का समुच्चय। अध्ययन सामग्री का मतलब जो आपके कॉपी पेन पेंसिल ये सब चीजें यूज होती हैं। ठीक है, तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं और सामने प्रस्तुत आपको करता हूं। देखिए जैसे हम लिख देते हैं कि कक्षा 11 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, ये समूह सुपरिभाषित है। जैसे मैं लिखता हूं कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। मतलब क्या है? आपके स्कूल में जितने कक्षा 11 में विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, वो एक समूह बना और वो समूह समुच्चय को डिफाइन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थी 11 में ही तो पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या है कि दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो समुच्चय की डिफिनेशन चेंज कर दे। यदि समुच्चय की डिफिनेशन वो चेंज कर देता है ना, तो फिर जो संग्रहण बनता है ना, जो समूह बनता है ना, वो समुच्चय नहीं होता। जैसे मैं अगला एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। मैं कह दूं कक्षा 11 में पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थियों का समुच्चय। ये समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई अच्छा विद्यार्थी सबकी नजर में नहीं हो सकता है। जैसे मोहन नाम का एक विद्यार्थी है, मेरी नजर में वो अच्छा है, किसी और टीचर की नजर में अच्छा नहीं है, तो ये जो सुपरिभाषित समूह नहीं बना, तो हम नहीं कह सकते। जैसे हम कहेंगे क्रिकेट में सभी बल्लेबाजों का समुच्चय, भारत देश में जितने टेस्ट मैच खेल चुके हैं उनके बल्लेबाजों का समुच्चय मुझे भरना हो तो ठीक है, भर जाएगा, वेल डिफाइन है। लेकिन कहेगा अच्छे बल्लेबाजों का समुच्चय, तो एक दौर था जब सचिन बढ़िया बल्लेबाजी करते थे, बीच में दौर आया विराट कोहली का, तो हम नहीं कह सकते ना किसी की नजर में सचिन अच्छे बल्लेबाज थे, विराट कोहली अच्छे बल्लेबाज हैं। वो अलग अलग सबका नजरिया हो गया। जब नजरिया अलग अलग चेंज हो रहा हो ना, तो वो समूह समुच्चय नहीं कहलाता है। तो कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समूह एक समुच्चय है, लेकिन कक्षा 11 में पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थियों का समूह समुच्चय नहीं है। ठीक इसी तरह जैसे हमने कहा कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सभी उपन्यासों का समुच्चय, हाँ ये है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद द्वारा अच्छे उपन्यासों का समुच्चय,
पता नहीं किसको कौन सी उपन्यास अच्छी लगी हो, तो जो संग्रहण होगा वो सुपरिभाषित नहीं होगा, इसलिए समुच्चय निरूपित नहीं करेगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है दुनिया का ऐसा संग्रहण जिसको कोई परिभाषित चेंज ना कर पाए, कोई चेंजिंग ना कर पाए, सब लोग कहें कि ये डिफाइन कर रहा है, वेल डिफाइन कर रहा है, तभी वो समुच्चय निरूपित करेगा। चलिए एक एग्जाम्पल मैं और लिखता हूं, आप नोट्स में ये भी लिखिएगा। देखिए नोट्स में कैसे लिखना है, आप समुच्चय की पहली परिभाषा लिखिएगा, ये 2 एग्जाम्पल लिखिएगा और एग्जाम्पल और बढ़ा लीजिएगा। जैसे मैं लिखूंगा कक्षा 11 में पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थियों का समूह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समूह समुच्चय, इसलिए यह समूह समुच्चय निरूपित नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हमने क्या लिखा है, कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, सही है भाई। कक्षा 11 में पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थियों का समूह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समूह समुच्चय निरूपित नहीं करेगा। उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। देखिए अब समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। समुच्चय के अवयव किसे कहते हैं? समुच्चय के अवयव उन्हें कहते हैं जिनको लेकर सेट बना हो। जैसे संतरे के ढेर में संतरा ही संतरा है, तो प्रत्येक संतरा उस सेट का एलिमेंट कहलाएगा। जैसे मैं कहूं जिस वस्तु अथवा पद को लेकर समुच्चय बना होता है, उस वस्तु को अथवा पद को समुच्चय के अवयव कहते हैं। फिर से जरा सुनिएगा, देखिए क्या डिफिनेशन लिखी हुई है। जिस वस्तु अथवा पद को लेकर समुच्चय बना होता है, उस वस्तु अथवा पद को हम लोग समुच्चय कहते हैं, समुच्चय के अवयव कहते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ, प्रत्येक संतरा संतरों के समूह का एक सदस्य अवयव है। फिर लिखा हुआ कुत्ता जानवरों के समूह का एक अवयव है। एक्चुअल देखिए अब अवयव को कैसे डिफाइन करेंगे मैं समझाता हूं। जैसे हम कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करता हूं कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखिए क्या लिखना, में 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय भरना है। जैसे इस देखिए इस सेट को नाम मैंने कैपिटल ए दे दिया थोड़ी देर के लिए, अभी समझाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ भावनाएं समझिएगा भाई। 8 9 और 10 समझिएगा। हमने क्या लिखा कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इस सेट को मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है और सारे नंबर भरे हुए हैं। तो इस सेट में 1 लिखा है, तो 1 इसका एलिमेंट होगा, अर्थात 1 बिलोंग्स टू ए को करता है। इसी तरह 2 भी ए को बिलोंग करता है, 3 भी ए को बिलोंग करता है। चूंकि ए सदस्य ए में है इसलिए ये बिलोंग करेगा। मैं कह सकता हूं चूंकि 1 कामा ए में है इसलिए 1 बिलोंग्स टू ए, या ऐसे भी बोल सकता हूं अर्थात 1 समुच्चय ए का अवयव है। फिर सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, यदि 1 ए में है तो 1 अवयव है समुच्चय का। तो समुच्चय के अवयव की डिफिनेशन क्या होती है, जिस वस्तु को लेकर, जिस पद को लेकर, जिस संख्या को लेकर, जिस व्यक्ति को लेकर सेट बना हो, वही वस्तु, वही व्यक्ति, वही संख्या उस समुच्चय का एलिमेंट कहलाता है। यदि एलिमेंट है तो बिलोंग्स करेगा,
नहीं एलिमेंट है तो डज नॉट बिलोंग करेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, नोट पॉइंट में लिखा हुआ, देखिए इस सिंबल को हम संबंधित है पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संबंधित है। जब भी ऐसे सिंबल लगे हो, ध्यान से देखिए जरा, इधर देखिए सब लोग, जैसे ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू। यदि एक्स समुच्चय ए में है, यदि x समुच्चय a में है तो हम इस कथन को x बिलोंग टू a पढ़ते हैं, a से व्यक्त करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहां समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे ये x, y ये सेट पे है तो लिखा क्या है, यदि x समुच्चय a में है, यदि x समुच्चय में आया है तो x बिलोंग करेगा, यही बात लिखी हुई। यदि x समुच्चय a में है तो हम इस कथन को x बिलोंग्स टू a से पढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा एलिमेंट किसे कहते हैं। चलिए अब देखिए अगली हेडिंग क्या है, समुच्चय का संकेतन। अब समुच्चय का संकेतन कैसे देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। समुच्चय को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर जो अपने होते हैं ए बी सी डी डॉट डॉट जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर यूज करेंगे और उनके सदस्य को भरने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करेंगे। तो आप ये हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग आपको लगाना है, हेडिंग आपको लगाना है समुच्चय का संकेतन, मतलब इंडिकेशन ऑफ सेट। ये हेडिंग लगाने के बाद आप अपनी नोट्स में लिखिएगा, देखिए मैं बोले दे रहा हूं, चलिए नोट्स लिखिए सब लोग। नोट्स में लिखिएगा समुच्चय को निरूपित करने के लिए, समुच्चय को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड से व्यक्त करते हैं। आप लिखिएगा यहां ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड से व्यक्त करते हैं। तथा समुच्चय के अवयवों को, मतलब समुच्चय के जो सदस्य होते हैं ना उनको भी तो रिप्रेजेंट करना होगा, तो समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों स्मॉल एबीसी डॉट डॉट एक्स वाई जेड से व्यक्त करते हैं। अब है क्या, जरा दिमाग लगाइए। मैंने उदाहरण के तौर में लिखा है सभी स्वरों का समुच्चय, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में जितने स्वर होते हैं उनका मुझे एक सेट लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को समुच्चय लिखने के लिए हमेशा जो एक सेट बने ना उसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए देखिए इसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन उनके सदस्य क्या हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, इसलिए सदस्यों को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट करना है। इसलिए क्या दर्शाया गया है, ए ई आई ओ यू। ध्यान रखें सदस्य इसलिए स्मॉल लेटर में भरेंगे और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट छोटा मझला कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। और एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए हम लोग अर्धविराम का चिन्ह लगा देते हैं। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको करना क्या है, एक कर्ली ब्रैकेट लगाना है, उस ब्रैकेट के अंदर यदि अल्फाबेट भरेंगे, एलिमेंट भरेंगे तो स्मॉल लेटर में भरेंगे और उस सेट का नाम देंगे, वो अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा लेटर है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी भर सकते हैं आप। जैसे कि इधर देखिएगा लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखिए ये थोड़ा सा पीपीडी ने गलत बनी हुई, देखिएगा ये कैपिटल बी बराबर, थोड़ा सा पीपीडी गलत बनी हुई है, थोड़ा सुधारिएगा सब लोग। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 1 2 3 4 5 और ये डॉट डॉट आएगा, अपरिमित समुच्चय होगा जिसको गिना नहीं जा सकता है। एक्चुअल जो ऊपर उदाहरण लिखा हुआ है तो 1 से लेकर 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं का सेट लिखा हुआ है। हमने लिखा क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अर्थात सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में आपको पता होगा कि पूरे नेचुरल नंबर होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल में फिर से जरा सुनिएगा, हेडिंग आप लगाएंगे समुच्चय का संकेतन। समुच्चय के संकेतन में 2 लाइन लिखनी है केवल कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला से, समुच्चय को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, और एलिमेंट को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों को यूज करेंगे। जैसे कोई नंबर यूज होता है तो फिर इसमें छोटा और बड़ा लेटर नहीं होता है। यदि आप एलिमेंट को अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर डालेंगे तो फिर स्मॉल लेटर डालेंगे। उम्मीद है ये बात भी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए ये नोट करिएगा आप लोग। चलिए अगले हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब समुच्चय को, अब बात आती है, फिर से मैं थोड़ा सा 5 मिनट में 2-3 मिनट में इस क्लास को रिवाइज कर देता हूं। हम लोग पढ़े हैं समुच्चय होता क्या है, समुच्चय के सदस्य कैसे होते हैं, यह भी समझ में आ गया होगा। समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं के सुपरवासी समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। फिर समुच्चय के सदस्य क्या होते हैं, जिनको लेकर समुच्चय बना होता है वो सारे सदस्य ही तो कहलाते हैं। यदि सदस्य है तो बिलोंग करेगा और सदस्य नहीं है तो डज नॉट बिलोंग करेगा। ये भी आप समझिएगा, यदि सदस्य है तो बिलोंग करेगा, यदि सदस्य नहीं है तो डज नॉट बिलोंग करेगा।
अब जरा समझिएगा, समुच्चय को निरूपित करने के लिए, समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां होती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, इसकी दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है रोस्टर विधि ऑब्लिक सारणिक विधि। तो रोस्टर मेथड क्या होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक होता है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, बिल्कुल आसान है, ध्यान से सुनिएगा। एक बात देखिए, मैं आपको फिर समझा देता हूं कि समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है रोस्टर मेथड। तो सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे समुच्चय का निरूपण। समुच्चय के निरूपण पे लिखना है कि समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां होती हैं। यहां लिखिएगा समुच्चय को निरूपित करने के लिए, यहां लिख सकते हैं आप लोग, समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां होती, ठीक है। ये हम लिख लिए हैं कि समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां होती हैं। अब दो विधियां बेटा कौन कौन होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां होती है। नंबर एक विधि है रोस्टर विधि। अब रोस्टर विधि है क्या, समझिएगा। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को धन कोष्टक, धन कोष्टक मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तथा प्रत्येक अवयव को अलग करने के लिए अर्धविराम कामा का चिन्ह लगा देते हैं। फिर जरा समझिएगा, रोस्टर मेथड में करना क्या है कि समुच्चय के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालना है। और जितने भी एलिमेंट होते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो डालना है, लेकिन एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए कामा का चिन्ह लगा देना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं कैपिटल ए इक्वल टू, जैसे मैं लिख देता हूं एक्स वाई जेड, ये लिखना है। जरा थोड़ा सा समझिएगा क्या चल रहा है। इसका मतलब ये रोस्टर मेथड है। कैपिटल ए में तीन एलिमेंट है, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। ये कैपिटल ए में रहते हैं, एक सेट बना लिए हैं, और इनको यदि कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दूं, बीच में कामा लगा दूं, तो जो ऐसी पिक्चर आती है ना, उसी पिक्चर को हम रोस्टर मेथड कहते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैं अगला एग्जाम्पल यहां देता हूं, अगला एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 यहां पे देता हूं। मैं लिख देता हूं 1 से 10 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। तो आप जैसे इस सेट का नाम मैं बी से दे रहा हूं, तो क्या लिखा बेटा, 1 से 10 तक जितने इवन नंबर हैं उनको भरने हैं। तो क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे हम रोस्टर मेथड कहते हैं। तो आप हेडिंग लगाइएगा रोस्टर विधि अथवा सारणिक विधि। इसको क्या बोलते हैं, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को, देखिए कितने अवयव, 3 अवयव, तो तीनों अवयवों को धन कोष्टक के अंदर लिखना है और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए कामा का चिन्ह लगा देना है। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल होगा। चलिए अगली हेडिंग लगाना है समुच्चय निर्माण विधि। अगली हेडिंग आपको लगाना है समुच्चय निर्माण विधि। तो क्या लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण विधि में कि जब समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी विशेष गुणधर्म का पालन करता हो, जब समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी विशेष गुणधर्म का पालन करता हो, तो उस गुणधर्म का वर्णन करके जब समुच्चय को निरूपित किया जाता है। लिखा क्या है, देखिए समुच्चय निर्माण विधि की कहानी क्या है कि जब कोई समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी विशेष गुणधर्म का पालन करता हो, तो उस गुणधर्म का जो वर्णन करके हम एक सेट बनाते हैं, तो उस सेट को हम समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि कहते हैं। इसको प्रॉपर्टीज मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर्टीज मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके 1 नंबर पे सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि रोस्टर विधि से निर्माण विधि या गुण विधि में बदलिए और गुण विधि से रोस्टर विधि में बदलिए। तो आप हेडिंग लगाएंगे समुच्चय निर्माण विधि, उसके बाद एक लाइन आप नोट्स में लिखिएगा कि जब समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी विशेष गुणधर्म का पालन करता हो, तो उस गुणधर्म का वर्णन करके जब समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि कहते हैं। चलिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल लगाता हूं मैं। देखिए अब एग्जाम्पल जरा समझिएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जैसे सपोज दैट कोई सेट है, इस सेट को जरा समझेंगे।
जैसे सपोज दैट कोई सेट है 1 2 3 4 5, तो रोस्टर विधि में ना एलिमेंटों को लिखना पड़ता है। तो इधर की तरफ ये रोस्टर मेथड है और इधर की तरफ ये निर्माण विधि है। तो इसको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, लिखा भी हुआ रोस्टर विधि वर्सेस निर्माण विधि। तो इस पे हमें देखना है, दोनों की तुलनात्मक बात करनी है, आखिरकार ये क्या फर्क है। क्योंकि आपको पता है कि सेट को निरूपित करने के लिए कुछ ना कुछ तो सिस्टम बनाया गया होगा ना, गणित की दुनिया में कुछ ना कुछ तो सिस्टम बनाया गया होगा जिससे हम सेट को निरूपित कर पाए, आखिरकार हम बता पाए कि एक जो संग्रहण किए, एक समूह किए हैं, तो उसको हम लिखेंगे कैसे। वेल डिफाइन तो है हमारा समूह, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो रिप्रेजेंट करने की दो विधियां होती है, एक रोस्टर विधि होती है, एक निर्माण विधि होती है। तो रोस्टर विधि में धन कोष्टक के अंदर एलिमेंट लिखने पड़ते हैं, जबकि निर्माण विधि में उन सभी एलिमेंटों का गुण का वर्णन कर देना है। जैसे सपोज दैट लिखा हुआ है यहां पे, मैं मान लेता हूं कि कोई सेट ए है भाई, ये मान लिया कि एक सेट ए है और इस सेट ए में ये 3 एलिमेंट है, सॉरी 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो इसमें मैंने लिखा क्या है कि एक्स सच दैट, समझिएगा यहां एग्जाम्पल देखिए, मैं लिखता हूं थोड़ा सा, ये एग्जाम्पल कॉट के आप ऐसा लिखेंगे, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 7 लिख देता हूं, ये एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है, इसको मत लिखिएगा। कंप्यूटर बाबा पता है भांग खा लिए थे ना कुछ, तो कुछ गलत लिखा हुआ पीपीटी। अब जरा समझते हैं, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, रोस्टर विधि में मैंने एक सेट लिखा, ये लिखा हुआ है कि एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो यही बात मुझे क्या लिखना है कि मान लेंगे कि एक सेट है कैपिटल ए, मान लेते हैं कि एक सेट है कैपिटल ए और उस सेट का एक्स एक एलिमेंट है, एक्स एक एलिमेंट है, जहां एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। एक ही बात है, हमने क्या लिखा है कि इस सेट ए में एक्स एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट है क्या, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। क्योंकि आपको पता है ना कि 1 भी प्राकृतिक होता है, 2 भी प्राकृतिक है, 3 भी प्राकृतिक है, 4 भी, 5 भी। तो सारे जो एलिमेंट है ना एक ही गुण का वर्णन कर रहे हैं कि सारे नेचुरल हैं। तो इनको लिखने के बजाय हम लोग इसके गुण का वर्णन करेंगे। तो एक कॉमन बात मानते हैं, क्या मानते हैं कि सेट ए में एक एलिमेंट है एक्स, एक एलिमेंट है एक्स, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ऐसे लिखना है कि मान लेंगे कि एक्स एक सेट है, एक्स स्मॉल एक्स लिखिएगा क्योंकि एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और फिर ये 2 बिंदी ऐसे लगाएंगे, 2 बिंदियों को क्या पढ़ते हैं, सच दैट। सच दैट का होता है ऐसा है कि, अब कैसा है भाई, ये है क्या, एक्स एक एलिमेंट है, जबकि इसमें एलिमेंट क्या क्या होना चाहिए, ऑल नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो मुझे लिखना है, एक्स का वर्णन कर देना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। मेरे कहने का मतलब है दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ये अपना रोस्टर विधि है और ये निर्माण विधि है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ देखिए, ये एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मैं यहां फिर एग्जाम्पल लेता हूं, क्यों लिखा हुआ है 2, देखिए 2 लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि 2 है क्या, 2 एक सम प्राकृतिक संख्या है, लेकिन अकेला है भाई, तो इसको हम सम अभाज्य बोलेंगे। 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो सम होता है, अभाज्य होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कट जाए और 1 से कट जाए। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो स्वयं से भी कट रहा है और 2 से कट रहा है, अर्थात सम अभाज्य संख्या केवल 2 ही होती है, 2 के अलावा होता ही नहीं कुछ। क्योंकि यदि 2 के बाद 4 लिखेंगे ना तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो स्वयं और 1 के अलावा और किसी नंबर से वो राशियां कटने लगेंगी, तो उन्हें हम समअभाज्य नहीं बोलेंगे। तो ये बात लिखी हुई है, x एक समअभाज्य संख्या है, तो एक ही मतलब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये आप अपने नोट्स में इसी तरह कंपेयर करिएगा। लिखना है a केवल एकल समुच्चय भरेंगे जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा, और इधर लिखेंगे x एक समअभाज्य संख्या है, एक ही मतलब है। अब बताइए x एक एलिमेंट है, आगे क्या लिखे, x एक समअभाज्य संख्या है, तो समअभाज्य में 2 ही तो आएगा, दोनों एक ही मतलब है। यदि इस तरह लिखेंगे तो रोस्टर विधि, ऐसे लिखेंगे तो निर्माण विधि या गुण विधि। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर देखिए ये अगला जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, 1 3 5 7 9, ऐसे आगे बढ़ेगा। अब समझिएगा ये क्या तमाशा है। क्या आपको दिख रहा है कि ये नेचुरल नंबर है, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर है,
ऑड नेचुरल नंबर है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे विषम प्राकृतिक संख्या है। तो वही बात लिखी हुई है, ये वही बात लिखी हुई है, कैपिटल ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक विषम धन पूर्णांक भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है, धन पूर्णांक ही प्राकृतिक संख्या होते हैं। एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो मेथड होते हैं अपने पास, एक होता है तालिकाविध और एक होता है निर्माणविध। तो सभी स्टूडेंट इस बात को कॉपी कर लें। एक बात और समझ लीजिए फिर कॉपी करिएगा। देखिए क्या आपको समझना है, जरा समझिएगा। एक बात नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, देखिए ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप समझिए आखिरकार कब मैं रोस्टर विधि का प्रयोग करूं, कब मैं निर्माण विधि का प्रयोग करूं। एक्चुअल में दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन सवाल अपने बन के आते हैं कि रोस्टर विधि से निर्माण विधि में बदलिए और निर्माण विधि से रोस्टर विधि में बदलिए। तो एक बात लिखी हुई है, जब अवयवों की संख्या कम हो, एक्चुअल में 10-20 एलिमेंट होते हैं, तो आप रोस्टर विधि का प्रयोग करते हैं, यार प्रयोग करिए भाई। जब अवयवों की संख्या बहुत अधिक हो, अवयवों की संख्या बहुत अधिक हो, तो निर्माण विधि का प्रयोग करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, एक आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा बना दिया गया है। जैसे हम कहेंगे कि भारत देश के सभी नागरिकों का समुच्चय, तो जब भारत देश के सभी नागरिकों का समुच्चय होगा तो रोस्टर मेथड में लिखेंगे, तो हमें सबके नाम पता होना चाहिए। अपने गांव के, अपने शहर के व्यक्तियों का समुच्चय भरना हो तो सभी व्यक्तियों का नाम पता होना चाहिए। जब नाम पता होगा तभी तो एलिमेंट डालेंगे। एक्चुअल में रोस्टर विधि में तो एलिमेंट लिखने पड़ते हैं ना धन कोष्टक के अंदर, जबकि निर्माण विधि में उन्हीं एलिमेंटों का वर्णन कर देना है। तो मेरे लिए आसान है। जैसे मैं कहूंगा कि भारत देश के सभी नागरिकों का समुच्चय, तो रोस्टर विधि में लिखना मुश्किल है, जबकि निर्माण विधि में क्या बोलूंगा, निर्माण विधि में भाई मैं ऐसे बोलूंगा कि एक्स सच दैट एक्स सभी भारत देश के नागरिक हैं। तो एक्स में जो जो भारत देश में रहते हैं उनके सारे के नाम भर जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब डेटा बहुत बड़ा हो तो निर्माण विधि का प्रयोग कर सकते हैं आप, जब डेटा बहुत छोटा हो या कम हो तो आप रोस्टर विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए कॉपी कर लीजिए। आते हैं अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब टाइप ऑफ सेट पे आते हैं। अब आते हैं भाई टाइप ऑफ सेट पे। अब टाइप ऑफ सेट पे कितने प्रकार के समुच्चय हो सकते हैं। अभी तक हम क्लास में क्या पढ़े हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब इसकी दो विधियां हो जाती हैं रिप्रेजेंट करने की। पहले तो हम पढ़े समुच्चय क्या होता है, फिर समुच्चय के सदस्य या एलिमेंट किसे कहते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर हम पढ़े समुच्चय का संकेतन क्या होगा, समुच्चय को निरूपित कैसे करेंगे। अब जब निरूपित बन गया, निरूपण बन गया, संकेतन बन गया, सदस्य बन गए, समुच्चय को थोड़ा सा बेसिक जानकारी हो गई, तो आखिरकार इस दुनिया में समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं ये भी तो सीख लें। चलिए जो पहले हेडिंग लगाएंगे एकल समुच्चय, जिसे हम लोग सिंगल सेट बोलते हैं भाई। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखना भाई सिंगल सेट। अब ये सिंगल सेट का क्या मतलब है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। फिर सुनिएगा, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव होता है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल इधर लिखे हुए हैं, देखिए मैं एग्जाम्पल इधर समझाता हूं, इधर लिखिएगा। यदि ये पीपीटी में ना समझ में आ रहा हो तो मैं इधर एग्जाम्पल समझाता हूं। आप डिफिनेशन लिखेंगे एकल समुच्चय, हेडिंग लगाइएगा एकल समुच्चय, और एक लाइन लिखिएगा जिस समुच्चय में केवल अकेला आदमी रहता हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं 2, अब बताइए इसमें अकेला आदमी है केवल 2। अब मैं इसको निर्माण विधि में भी लिख सकता हूं, ऐसे एग्जाम्पल भी लिख सकता था, कैपिटल ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक, अगला एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, कोई कैपिटल भी अगला एग्जाम्पल भाई दे सकते हैं। जैसे मैं यहां पे 4 लिख दो भाई, कुछ भी लिख सकता हूं। अगला एग्जाम्पल मैं स्मॉल x भी लिख सकता हूं। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, एकल समुच्चय की मीनिंग होती है जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित होता है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अगली हेडिंग लगाना है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का क्या मतलब है ये भी जरा समझ लें। फाइनाइट सेट का मतलब होता है
जिन समुच्चय के अवयवों की संख्या हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, अर्थात सेट के अंदर जो एलिमेंट भरे हैं ना उनको हम गिन पाए ना कि 10 भरे, 20 भरे, 50 भरे, लाख भरे, 1 करोड़ भरे, तो वो फाइनाइट सेट होगा। वही बात लिखी हुई है कि जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे आप देखिएगा, ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि AEIOU, क्या आप देख रहे हैं इसमें 5 अवयव हैं? देखिए ऐसे अवयव की संख्या लिखते हैं, Na बराबर 5 है। जब किसी सेट के पीछे n लिख जाए, इस तरह का n लिख जाए, तो आप समझ जाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, इसके 5 एलिमेंट हैं। ठीक है भाई, ये 5 एलिमेंट है। यहां से दूसरा उदाहरण है, ये है ना भाई, यहां से दूसरा उदाहरण है, ये यहां से दूसरा उदाहरण है। अब एग्जाम्पल नंबर बी में क्या कह रहा है जरा समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर बी में भी कह रहा है कि 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर भरे हुए हैं, तो इस सेट को भी गिन सकते हैं, इस सेट को भी गिन सकते हैं, तो ये परिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, जैसे हम कहेंगे भारत देश के सभी नागरिकों का समुच्चय, तो परिमित समुच्चय, कहीं ना कहीं डेटा है कि भारत देश में कितने नागरिक हैं। यहां तक हम कह दें कि धरती में रहने वाले सारे जानवरों का समुच्चय, ये भी परिमित समुच्चय है, इसका भी डेटा है कहीं ना कहीं। हम कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय, ये भी परिमित समुच्चय है, कुछ ना कुछ तो डेटा होगा कितनी उपन्यास लिखी है, आगे होगा समझ। हम कहते हैं कि भारत देश में कितने खिलाड़ी टेस्ट मैच में डेब्यू कर चुके हैं, कितने खिलाड़ी टेस्ट मैच खेल चुके हैं, इनका भी कहीं ना कहीं डेटा होगा, तो ये भी परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय का लेना देना होता है कि हम उनको काउंट कर पाए तो परिमित समुच्चय होता है। तो बस छोटी सी बात लिखना, अपनी नोट्स में लिखिएगा कि परिमित समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिएगा। कोई पूछे इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप NB बराबर 10 बोलेंगे। यदि NB बराबर 10 लिख दें, इसकी मीनिंग क्या होती है जरा ध्यान सुनिएगा। ये बताता है कि सेट बी में कितने एलिमेंट है। यदि किसी सेट के पीछे स्मॉल n लिख देता हूं ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है। चलिए कॉपी हो गया, बढ़ते हैं। अब देखिए ये बड़ा अजीब सा लिखा हुआ समुच्चय के प्रकार, वो कंटिन्यूअस है, जारी है भाई, इससे कोई लेना देना नहीं आपको, जारी तो है भाई, क्लास तो जारी है अभी। चलिए क्या लिखा हुआ, अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट लिखा हुआ है, इनफाइनाइट सेट लिखा हुआ है। इनफाइनाइट सेट का बेटा क्या मतलब होता है, सीधा सा मतलब है, अभी भी तो सीखे भाई। अपरिमित समुच्चय का मतलब होता है कि जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब ये क्या मामला है जरा ध्यान से सुनिएगा। ये मामला ये है कि जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। बहुत सारा ऐसा डेटा है कि थोड़ा सा मुश्किल है गिनना। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 2 4 6 7 8 10 लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये जो सेट लिखा हुआ है इसको मैं यदि निर्माण विधि में लिखूं तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। अब बताइए इसका डेटा कहां गिन पाएंगे आप, 1-2 पीढ़ियां गिनती रहेंगी तो सम प्राकृतिक संख्याएं आते रहेंगे भाई, आते रहेंगे आते रहेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं गिनना। तो ये वही बात लिखी हुई है, ये सेट तो बन गया, ये रोस्टर मेथड है, ये निर्माण विधि है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर मेथड है। ये तो क्लियर हो गया कि गिन नहीं सकते हैं, डेटा पकड़ ना पाए आप, सेट तो बन गया लेकिन इनको काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने सदस्य भरे हुए हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि अपरिमित समुच्चय। बहुत छोटी सी बात है, समझ में आ गया। तो छोटी सी बात लिखना है, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। चलिए चौथे नंबर की हेडिंग समझिएगा, इक्वल सेट पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से अब कहानी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो रही है। समान समुच्चय किसे कहते हैं, समान समुच्चय की मीनिंग होती है यदि दो सेट कैपिटल ए व कैपिटल बी, अब कैपिटल लेटर में क्यों बोल रहे हैं, बेसिक तो पता होना चाहिए, सेट का नामकरण तो कैपिटल लेटर में लेंगे। यदि दो सेट कैपिटल ए व कैपिटल बी इस प्रकार हैं कि कैपिटल ए के सारे एलिमेंट, सारे सदस्य, सारे अवयव बी में उपस्थित हो और वही एलिमेंट ए में उपस्थित हो, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि ए तथा बी के सारे एलिमेंट सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि सेट और सेट बी समान समुच्चय कहलाते हैं। फिर से समझिएगा, ऐसे दो समुच्चय
जिनके पहले के अवयव दूसरे में हो, दूसरे के अवयव पहले में हो, इस प्रकार के समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं, जिसे a बराबर b से व्यक्त करते हैं। वही बात लिखी होगी, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी इस प्रकार हैं कि a के सभी अवयव b में हो और b के सभी अवयव a में हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं, जिसे a बराबर b से व्यक्त करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया। मैंने क्या बोला कि यदि दो सेट कैपिटल ए तथा कैपिटल बी इस प्रकार हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, उन्हें समान समुच्चय कहते हैं। ये नोट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यदि दो समुच्चय आपस में बराबर नहीं है, मतलब सेट ए और सेट बी का कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से डिफर है, अलग है, तो वो सेट कभी बराबर नहीं होंगे। जैसा कि मैं एग्जाम्पल में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे देखिए, मैं यहां पे एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। कैपिटल ए इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, और यहीं पे मैं कैपिटल बी लिख रहा हूं वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या चल रहा है भाई। कैपिटल ए के एलिमेंट है एक्स वाई जेड, कैपिटल बी के एलिमेंट वाई जेड एक्स हैं। किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंटों का क्रम कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट इधर उधर हो जाए तो हम नहीं कहेंगे कि सेट अलग हो गया, सेट सेम है। तीन ही लोग हैं एक्स वाई जेड जो एक सेट बनाए हुए हैं, वही तीन आदमी फिर दूसरा सेट बनाए हुए हैं। एक्चुअल में तीन ही आदमी तो सेट भी अलग अलग सेट का नाम दे दिए हैं, समूह तो सेम है एक्स वाई जेड। तो मैं कह सकता हूं कि ए के सारे अवयव बी में है और बी के सारे अवयव में है। यही बात लिखी हुई है कि दो समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी इस प्रकार हैं कि ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी अवयव ए में हो, तो इस प्रकार के समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं, जिसे ए बराबर बी से व्यक्त करते हैं। तो आप इस लाइन को लिखिएगा और इस एग्जांपल को कॉपी करिएगा। एक बात क्या लिखी हुई है नोट पॉइंट में, यदि दो समुच्चय आपस में बराबर नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां लिखना आपस में बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि दोनों सेट आपस में बराबर नहीं होंगे। जैसा कि मैं एग्जाम्पल समझाता हूं, यहां पे एग्जाम्पल देता हूं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 समझिएगा, ये 1 हो गया आपका, अब ये 2 समझिएगा। ये सेट ले लेता हूं मैं, ये एक्स वाई और जेड ले लेता हूं, चलिए ठीक है भाई। अब देखिएगा क्या तमाशा चल रहा है। एक मैं नया सेट लेता हूं कैपिटल बी, और इसमें ए और एक्स ले लेता हूं, ये ए एक्स वाई जेड। अब कहानी समझिएगा, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए ए और बी इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे, जिसे हम ए डज नॉट इक्वल बी से व्यक्त करते हैं। भाई आप ये डिनोशन क्या होगा, ये कैपिटल ए कैपिटल बी वो अल्फाबेट तो है भाई, लेकिन यहां पे तो सेटों के नाम है। तो जब भी ऐसा लिखा हो तो समझ जाएं कि कैपिटल ए कैपिटल बी इक्वल सेट नहीं है, अर्थात ए और बी के सारे एलिमेंट आपस में नहीं मिल रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि ये समान समुच्चय हैं, इस एग्जाम्पल में कह सकते हैं ये समान समुच्चय नहीं है। अब लिखने का प्रोसेस क्या है, जब आप इसको हेडिंग लगाएंगे समान समुच्चय, तो ये बात लिखनी है आपको कि ए दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हो तथा बी के सारे अवयव ए में उपस्थित हो, तो इस प्रकार के समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं, जिसे ए बराबर बी से व्यक्त करते हैं। इसके बाद अपने नोट्स में ये वाला एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली हेडिंग देखिए। अगली हेडिंग क्या है, रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय का भैया क्या मतलब है, इसको भी जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या है रिक्त समुच्चय? रिक्त समुच्चय जैसा नाम वैसा काम। अब रिक्त समुच्चय की कहानी क्या है भाई? रिक्त समुच्चय की एक्चुअल में कहानी क्या है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। लिखा हुआ एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव उपस्थित ना हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, तथा रिक्त समुच्चय को फाई से व्यक्त करते हैं। इसे फाई से ऐसे लिखना है, फाई देखो ऐसे फाई से व्यक्त करते हैं, इसे फाई से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब भी इम्प्टी सेट हो, इम्प्टी सेट का मतलब कोई सेट होगा लेकिन वो खाली होगा, कोई एक सेट होगा वो खाली होगा, उसमें कुछ भरा ही नहीं होगा। एक्चुअल ऐसी फील आ रही है कि कोई घर बना हुआ उसमें कोई रह ही नहीं रहा,
कोई पार्टी बना, कोई सदस्य नहीं बना। पार्टी तो बन गई भाई, एक समूह तो बन गया, लेकिन अंदर उसमें कुछ भरा ही नहीं है, खाली है पूरा। तो जब सेट खाली हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। लेकिन रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? फाई से। अब समझिएगा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखना है आपको, हेडिंग क्या लगाना है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, समुच्चय का प्रकार चल रहा है, समुच्चय के प्रकार में जो अगली हेडिंग आपको लगाना है अपने नोट्स में लिखना है भाई, ठीक है। आप नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। जो क्लास नोट्स होती है ना, उसी से आपका खेल होगा पूरा। तो कृपया नोट्स अच्छी बनाएं। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और कमेंट पे आप चैट भी कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देता हूं। चलिए आते हैं। रिक्त समुच्चय का मतलब फिर बताया कि एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई अवयव उपस्थित ना हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है भाई, जिसे फाई से व्यक्त करते हैं। लेकिन कैसे, कुछ तो बताइए सर। हाँ बता रहा हूं, देखिए यदि केवल देखिए ऐसा लिखा है, ये फाई लिखा है, एक्चुअल में पीपीटी में ना फाई थोड़ा सा कायदे से नहीं लिखा हुआ, तो आप सुधारिएगा, ऐसे लिखिएगा, ऐसे ऐसे, ये भाई ये ऐसे ऐसे, तो इसको हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। कभी भी ऐसा डिनोशन आए तो हम इसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं। या फिर एक कर्ली ब्रैकेट पढ़ाओ, कर्ली ब्रैकेट लगाओ और कुछ एलिमेंट अंदर ना भरे हो तो भी एम्प्टी सेट है। लेकिन यही कर्ली ब्रैकेट के अंदर यदि फाई चला जाए तो हम इसको सिंगल सेट बोलेंगे। यही कर्ली ब्रैकेट के अंदर यदि जीरो चला जाए, बात आप समझिएगा, तो हम इसे एकल समुच्चय बोलते हैं। फिर ध्यान से सुनिएगा, मेरे कहने का मतलब है रिक्त समुच्चय को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे या कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, इस तरह का एक ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगाएं या केवल ब्रैकेट लगाएं। लेकिन यदि इस ब्रैकेट के अंदर फाई डाल दिए, समझिएगा, यदि इस ब्रैकेट के अंदर फाई डाल दिए तो आप समझिएगा ये एकल समुच्चय है भाई। हाँ भाई, ये एकल समुच्चय है, इतना याद रखेंगे। दो ही चीज है, या फाई लिखें या कर्ली ब्रैकेट बनाएं। यदि कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिए तो फाई एक एलिमेंट हो गया जो रोस्टर मेथड के द्वारा दर्शाया गया है, तो एक सदस्य हो गया, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये एकल समुच्चय है, ये दोनों एकल समुच्चय हैं, दोनों रिक्त समुच्चय। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ। आप देखिए सबसेट आ गया। अब इस सबसेट की कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूं। सबसेट की कहानी ये है, समझेंगे भाई। सबसेट की कहानी क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये भाई इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यहां से थोड़ा सा भाई आप समझना है आपको कि क्या चल रहा है। एक्चुअल में पढ़ाई करते समय ना आपको महसूस करना है कि चल क्या रहा है। जब आप महसूस करेंगे तभी मजा आएगी भाई पढ़ाने पे। तो कृपया आप इसको महसूस करें कि चल क्या रहा है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। अब ये क्या लिखा हुआ है, उप समुच्चय, इसको समझिएगा भाई, इसको थोड़ा सा समझिएगा क्या चल रहा है भाई। उप समुच्चय का मतलब होता है सबसेट, इंग्लिश में बोलते हैं। आप ऐसे शब्द सुने भी होंगे, जैसे क्रिकेट टीम में देखे होंगे आप कप्तान, उप कप्तान, ये बहुत हमेशा ऐसा शब्द यूज होता है। प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल देखे होंगे, अक्सर सुने होंगे। तो किसी चीज का जब सबसेट निकल आए ना, एक छोटा सा भाग निकल आए ना, उसे हम उप समुच्चय कहते हैं। ये छोटे छोटे भाग कैसे तोड़े जाते हैं आइए समझते हैं इस हेडिंग के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है, जरा समझिएगा कायदे से। क्या लिखा हुआ, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी इस प्रकार हैं कि ए के सारे अवयव, यदि दो सेट हैं कैपिटल ए व कैपिटल बी, तो ए के सारे एलिमेंट ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हों तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है, या कहते हैं, जिसे ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इधर इधर देखिए ध्यान से, देखो ये जो साइन बना हुआ ना, ये क्या लिखा है, ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं। यहां पे देखिए जरा, ये यहां पे देखिए जरा, इसको देखिए सब लोग, ठीक है। ये लिखा हुआ है ए सबसेट बी, इसका मतलब क्या होता है कि ए के सारे सदस्य बी के अंदर भरे हुए हैं। ए छोटा भाग है बी का,
फिर सुनिएगा क्या लिखा है, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी इस प्रकार है कि ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं, जिसे ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं, एग्जांपल समझिएगा। ए पे क्या भरा हुआ है 1 2 3 4 और बी में भरा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा होगा आपको। आप समझिएगा इस दोनों सेटों में है क्या, वो है कि ए के सारे सदस्य बी के अंदर घुसे हैं भाई, लेकिन बी के सारे अवयव में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ए के सभी नागरिक बी में रहते हैं, इसलिए ए छोटा भाग है बी का, इसलिए लिखा हुआ है उपयुक्त उदाहरण में ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं, इसलिए ए सबसेट बी होगा, इसलिए ए सबसेट बी होगा। बी के सारे अवयव ए में नहीं है, देखिए बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए बी डज नॉट सबसेट ए होगा। ऐसे बनाइएगा डज नॉट सबसेट, ये ऐसे बी डज नॉट सबसेट ए होगा। फिर समझिएगा, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, देखिए अपना उत्तर प्रदेश सबसेट है भारत देश का, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक भारत में जरूर रहते हैं, इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश सबसेट है भारत देश का, लेकिन भारत देश के सभी नागरिक उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं, इसका मतलब भारत सबसेट नहीं होगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश छोटा सा भाग है, उत्तर प्रदेश का नक्शा देखेंगे तो भारत देश के अंदर ही तो है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश सबसेट है अपने भारत देश का। वही बात लिखी हुई है कि ए के सभी नागरिक बी में हैं, ए के सभी सदस्य बी में हैं, इसलिए ए सबसेट बी है, जबकि इस उदाहरण में बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए बी डज नॉट सबसेट ए होगा। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आगे नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ समझिए, जब भी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जब भी इस तरह का संकेतन आए तो आपको क्या समझना है भाई, जब इस तरह का संकेतन आए तो आपको क्या समझना है। ये लिखा हुआ है ए सबसेट बी, ये साइन देखिए लिखा हुआ है ए सबसेट बी, ये ए सबसेट बी लिखा हुआ है। देखिए यहां पे थोड़ा देखिएगा, यहां पे देखिए मैं यहां बताता हूं, लिखा हुआ है ए सबसेट बी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ए उप समुच्चय है बी का। जब भी इस तरह का साइन लगा हो तो इधर और इधर दो समुच्चय लिखे होंगे, समझिएगा बहुत आसान है, ध्यान सुन लीजिए, एक लाइन सुनिए खत्म। कैसे समझना है आपको, जब भी इस तरह के दो डिब्बे हों तो यहां पे दो सेट भरे होंगे, कोई ना कोई सेट भरा होगा। सपोज दैट मैं यहां ए भर दिया, यहां बी भर दिया, तो इसकी मीनिंग क्या आ गई भाई कि ए के सारे अवयव बी में घुसे हैं, इसका मतलब ए उप समुच्चय है बी का, आ गया। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, ये सेट ए सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर भी हो सकते हैं, अर्थात सेट ए सेट बी के एलिमेंट बराबर भी हो सकते हैं, समझाता हूं। लेकिन यदि ज्यादा एलिमेंट होंगे तो बी की तरफ होंगे, जिधर की तरफ इसका मुख खुला होता है उधर के एलिमेंट, इसके एलिमेंट इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि इस उदाहरण में दिखाया गया। इस उदाहरण में क्या दिखाया गया है कि ए के सारे वो बी में हैं, लेकिन बी में कुछ एलिमेंट ज्यादा हैं। जो एलिमेंट ज्यादा होते हैं ना, उधर जो इधर तरफ सबसेट का जो इस तरफ सी की तरफ मुख खुला होता है उधर की तरफ लिखते हैं, और एक्चुअल में बराबर भी हो सकते हैं। ये बताता है, ये जो लाइन एक खिंची हुई है बराबर का बताता है। बराबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हो सकते हैं, समझिएगा। ए के सारे वो बी में है इसलिए ए सबसेट भी होगा। ए के नंबर ऑफ एलिमेंट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन यदि ज्यादा एलिमेंट होंगे तो बी में होंगे। आ गया होगा समझ में। फिर नीचे बात क्या लिखी हुई है, कुछ ऐसा इस दूसरे नंबर में देखिएगा भाई, इस पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बी सबसेट ए। बी सबसेट ए की मीनिंग क्या होती है, बी उप समुच्चय है ए का, जो इधर की तरफ लिखा होता है वो उप समुच्चय होता है इधर वाले का। ये बात भी आपको पकड़ में आ गई होगी। दो बातें, तीसरी बात में लिखिए जरा, तीसरी बात भाई समझिएगा। तीसरी बात एक बात लिखी है कि यदि दो समुच्चय समान हैं, इक्वल सेट अभी भी तो पढ़े भाई, यदि दो समुच्चय समान समुच्चय हैं तो दोनों सेट एक दूसरे के उप समुच्चय होते हैं। यह भी कॉपी कर लीजिए। अरे ये कैसे हुआ, इसको सारा में समझाइए। देखो बेटा समझो, यदि दो सेट बराबर हैं, जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर में फिर बताता हूं कि शायद हमारे भारत देश में एक ही राज्य होता अपना उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक भारत में होते
और भारत के सभी नागरिक उत्तर प्रदेश में होते हैं, क्योंकि एक ही देश है, एक ही राज्य है, तो एक दूसरे के सबसेट हो गए। मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, ये बात लिखी है, यदि दो समुच्चय समान समुच्चय हैं तो दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय होते हैं। और ये गणित की भाषा में, सांकेतिक भाषा में लिखी है कि यदि a इक्वल बी है, ध्यान से सुने, यदि a इक्वल बी है तो a सबसेट b और b सबसेट a एक साथ होगा। ये भी समझ लीजिए, a सबसेट b सबसेट एक साथ होगा। अब मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं, समझिएगा भाई, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। चलिए भाई, तीसरे नंबर की बात जरा समझाते हैं, सबको समझ में आ गया होगा सबसेट की मीनिंग क्या होती है। एक बार और बोल देता हूं, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी इस प्रकार हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो तो ए सबसेट होता है बी का। बहुत छोटी सी बात है, जैसे कि उदाहरण देख रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं इसलिए ए सबसेट बी होगा, लेकिन इसी उदाहरण में बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है इसलिए बी डज नॉट सबसेट ए होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। ये बात लिखी हुई है नोट पॉइंट में कि इस डिनोशन को हम बोलेंगे क्या कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे ए उप समुच्चय है बी का। इसको हम क्या पढ़ेंगे, बी उप समुच्चय है ए का। अगली बात क्या लिखी हुई है, दो समुच्चय समान है तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी का होगा और बी सबसेट ए का होगा। यह भी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैं इधर की तरफ एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं इस पे, हाँ ये एक एग्जाम्पल, ये तीसरे नंबर के बाद एक एग्जाम्पल डालिएगा आप अपने नोट्स में ताकि आपको फील आ जाए क्या चल रहा है। जैसे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड और ये बी लिखा हुआ है, फिर मैं सेम एलिमेंट लिख रहा हूं। सेम एलिमेंट बेटा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे एक चीज ये दिखानी है कि ये एक दूसरे के सबसेट है। तो मैं तभी दिखा पाऊंगा जब दोनों इक्वल सेट बनाएंगे, तभी तो दिखा पाएंगे। जो इक्वल सेट बनाएंगे नहीं तो कैसे दिखा पाएंगे। इक्वल सेट किसे कहते हैं, जिसे ए के सारे एलिमेंट बी में घुसे हों, बी के सारे एलिमेंट ए में हो भाई, इक्वल सेट हो गया। अब समझिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि एक दूसरे के सबसेट। अब एक दूसरे के सबसेट क्यों हैं, क्योंकि ए के सारे अवयव बी में हैं तथा बी के सारे अवयव ए में हैं, इसलिए एक दूसरे के सबसेट है। वही बात लिखी हुई है कि यदि दो समुच्चय समान समुच्चय हैं तो एक दूसरे के उप समुच्चय होते हैं। तो मैं एग्जाम्पल में यह बात लिख सकता हूं कि चूंकि ए बराबर बी है इसलिए ए सबसेट बी और बी सबसेट ए होगा। दबाव की राजनीति है भाई, होगा, ये होगा ही होगा। ये आप कॉपी कर लीजिए। एक बात और आप ध्यान से और सोच सकते हैं, ये 3 नंबर के बाद चौथे नंबर का नोट पॉइंट एक लिख सकते हैं। यहां पे चौथे नंबर का नोट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि यदि हमें सेट थ्योरी में, समुच्चय सिद्धांत में कभी भी ए बराबर बी सिद्ध करना हो, दो सेट बराबर सिद्ध करना हो, सबसे बढ़िया उपाय एक दूसरे का सबसेट दिखा दीजिए। यदि एक दूसरे के सबसेट हैं तो हम चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं, दुनिया वालों को समझा सकते हैं भाई कि एक दूसरे के सबसेट। तो ये बात भी लिख सकते हैं कि यदि a बराबर b सिद्ध करना हो तो हम a सबसेट b और b सबसेट a सिद्ध करते हैं। तो ये बात लिख लीजिए, यदि a बराबर b सिद्ध करना हो तो हम सिद्ध करना हो तो हम a सबसेट b और b सबसेट a सिद्ध करते हैं। चलिए कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए यहां तक सब लोग। आते हैं भाई अगले हेडिंग की तरफ। आप बड़ी अजीब सी बात लिखी हुई, राज की बात, मतलब उप समुच्चय के कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे पेपर पे, क्वेश्चन बनेंगे भाई पेपर पे।
कैसे बनते हैं क्वेश्चन? एक क्वेश्चन बनते हैं भाई, 2 अंक का क्वेश्चन बनेगा, 2 अंक या 5 अंक के क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है, समझाते हैं। ये ध्यान रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, 2 अंक या 5 अंक के क्वेश्चन बनेंगे। अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बात सुन लीजिए, उप समुच्चय कितने होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं? किसी भी सेट के उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। क्या होती है बेटा? 2 की पावर n होती है, जहां n क्या होता है, उस समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है। तो यही बात लिखी हुई है, उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है, जहां n अवयवों की संख्या है। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन जिस सेट के सबसेट बना रहे हो तो वहां पे 2 बातों का और ध्यान रखना है कि रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। जब आप सबसेट भरेंगे तो उसमें फाई जरूर लिखेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। दूसरी बात लिखना है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। इसका मतलब जिस सेट का सबसेट बना रहे हो उस पे फाई और स्वयं वाला जरूर भरें। यदि किसी सेट में, देखिए जैसे मुझे इसका सबसेट बनाना है, इसका सबसेट बनाना है, ठीक है, इसका सबसेट बनाना है, तो इसमें आप देखिएगा इसमें 2 एलिमेंट है। कैसे पता चला? 1 2 2 एलिमेंट है। अब ये क्या लिखा है? नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट होगा, देखिए इसके सबसेट बनाने हैं तो नंबर ऑफ सेट कितने हैं? 2। तो सबसेट कितने होंगे? सबसेट होंगे 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 4 सबसेट होंगे इसके। अब 4 सबसेट बेटा कैसे कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। अब मैं समझाता हूं कैसे कैसे बनाएंगे। अब 4 सबसेट कैसे कैसे बनाएंगे, बहुत छोटी सी बात है, ध्यान से सुनना। मुझे बनाना है एक्स वाई के सबसेट, इसके सबसेट बनाने हैं। आप ये समझिए कि हमारे पास 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक एक्स सदस्य, एक वाई सदस्य। तो हम किसी एक को चुन सकते हैं, किसी एक को चुन सकते हैं भाई, एक्स को या वाई को। तो एक हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई, और एक क्या है, हम दोनों को एक साथ चुन सकते हैं, दोनों को एक साथ चुन सकते हैं, तो एक्स वाई हो गया। तीसरा हम कोई नहीं चुन सकते हैं। मैं समझाता हूं। सपोज दैट एक प्लेट में 2 प्रकार की अलग अलग मिठाइयां रखी हुई हैं, ठीक है भाई, 2 प्रकार की अलग अलग मिठाइयां रखी हुई हैं, और मैं आपसे कहूं कि किसी एक मिठाई को आप चुनिए या खाइए, नहीं किसी एक को नहीं बोलेंगे हम लोग, हम बोलेंगे कि आप इस प्लेट के साथ आइए नाश्ता पानी करिए। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा भाई कि आप कोई एक पीस मिठाई उठाएंगे, या फिर एक्स वाला उठाएंगे या फिर वाई वाला उठाएंगे। तो एक्स वाला भी चुन सकते हैं, वाई वाला भी चुन सकते हैं, या फिर दोनों को एक साथ चुन सकते हैं, या फिर कह देंगे कि हम नहीं खाएंगे भाई, तो खाली कर देंगे सेट। तो इसके एलिमेंट क्या हो गए? एक्स। एक अकेला एक समूह बना लिया एक्स, जब अकेला बना लेगा तो खुद एक सेट हो गया। एक अकेला वाई भी बिखर गया, या फिर दोनों एक साथ रह लिए, या फिर कोई नहीं रहा। तो इसके चार एलिमेंट हैं, सॉरी 2 एलिमेंट है, तो इसके 4 सबसेट बनेंगे। और 4 सबसेट कौन कौन होंगे? 1 2 3 4। अगले उदाहरण में समझिए, मुझे इसके सबसेट बनाने हैं, इसके सबसेट बनाना भाई, इसके सबसेट बनाना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 घात 3। कितना होगा? 2 घात 3, 8 सबसेट होंगे। अब 8 कैसे बनाएंगे? इस सेट में 3 एलिमेंट है, तो पहले किसी एक एक को बनाएंगे। तो एक एक को बनाने के लिए 3 सेट बन गए, एक एक्स, एक वाई, एक जेड। देखिए 3 बन गए, ठीक है। सॉरी 2 4 6 में कहानी चल रही है, मैं एक्स वाई जेड में आपको समझा रहा था। अरे एक ही मतलब है, चाहे एक्स वाई जेड से समझ लीजिए, चाहे 2 4 6 से समझ लीजिए। चलिए समझाता हूं। 2 4 6 में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे, तो मुझे इसके सबसेट बनाने हैं। तो मैं किसी एक को चुनूंगा, किसी एक को चुनने के लिए मैं 2 को चुनूं, 4 को चुनूं, 6 को चुनूं, तो 3 तो सेट ये बन गए। फिर 2 2 को चुनूंगा, 2 2 को चुनूंगा, तो 2 4 या 4 6 या 6 2 हो सकता। तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, 3 3 6। और बात क्या लिखी है? एक फाई लिखेंगे और एक स्वयं वाला लिखेंगे। तो एक फाई लिखे 7वां, एक स्वयं वाला 2 4 6 8वां, तो 8 एलिमेंट हो गए। जब 8 सेट हो गए तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी सबसेट में नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो आप ध्यान रखेंगे 2 की पावर n होते हैं। ये विशेष ध्यान रखेंगे, नाम नहीं गलत हो जाएगा। चलिए मैं एक बार और समझाता हूं कुछ, जैसे अगला देखेंगे।
ये बात लिखी हुई है, इसके सबसेट बनाइए, इसके सबसेट बनाना, समझाता हूं। इसमें 4 एलिमेंट है, तो इसमें 2 घात 4 बराबर 16 बनेंगे। कैसे बनेंगे, पहले मैं एक 3 वाला आपको समझा देता हूं इधर फिर से, एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाता हूं। अब एक एग्जाम्पल के तहत जब मैं आपको समझाऊंगा, जैसे एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाता हूं, कैपिटल ए इक्वल टू एक्स वाई जेड के सबसेट लिखिए, सबसेट लिखिए। हाँ बेटा, अब इसके सबसेट लिखना जरा ध्यान सुनिएगा, इसके सबसेट हम कैसे लिखेंगे, बहुत आसान। पहले हम लोगों को लिखना है ए में अवयवों की संख्या। अब कितने अवयव हैं बेटा, n बराबर 3 है, देखिए 1 2 3 एलिमेंट, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें 3 एलिमेंट है, तो सबसेट कितने बनेंगे मैं सबसेट समझाता हूं। अब उप समुच्चयों की संख्या देखिएगा, उप समुच्चयों की संख्या 2 घात n होता है फार्मूला, 2 घात 3, ये 8 आ गया। अब 8 बनाएंगे कैसे, ये महत्वपूर्ण बात आ गई। अब ये बात आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मुझे इसके सबसेट लिखने हैं भाई, तो सबसेट में हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहले देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट क्लियर हो जाए तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होते हैं, तो 2 की घात 3 8 हो गए। अब ए के सबसेट भर रहा हूं, ए के सबसेट भर रहा हूं, मतलब उप समुच्चय भर रहा हूं। उप समुच्चय की मीनिंग है कितने छोटे छोटे सेट हम बना सकते हैं, इस बात में हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम अकेले अकेले वाले बनाएंगे, तो अकेले अकेले वाले बनाएंगे तो एक x बनेगा, यहां कामा जरूर लगाइएगा, दूसरा y बनेगा, ठीक, तीसरा z बनेगा। अरे रोस्टर मेथड में लिख रहे हैं बेटा, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है एलिमेंटों को ना। अब ये कामा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सेट जा रहे हैं, ठीक है। यदि सब व्यक्ति अलग अलग समूह अपना बना ले तो 3 व्यक्ति अपना अलग अलग 3 समूह बना सकते हैं, एक x हो गया, एक y हो गया, एक z हो गया। फिर इन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है यार, अलग अलग होने के बजाय 2-2 व्यक्तियों का समूह बना लेते हैं, ठीक रहेगा, अलग होना ज्यादा ठीक है नहीं। तो फिर इन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया, कह रहा है कि एक्स वाई के साथ में बना लेता हूं, तो एक्स वाई के साथ बन गया। फिर अगला सोचे कि वाई जेड के साथ बन गया, फिर अगला सोच रहा है भाई जेड एक्स के साथ भी तो बन सकता है। एक चीज और सुनिए, वाई एक्स मत लिखिएगा, एक्स वाई और वाई एक्स दोनों एक ही सेट है, अलग अलग नहीं है। ये सेट को दर्शाने के लिए अवयवों का क्रम कुछ भी हो सकता है, अर्थात एक्स वाई और वाई एक्स एक ही सेट है, चाहे एक्स वाई को वाई एक्स लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक के द्वारा सेट बनने के 3 तरीके होंगे, एक्स वाई जेड अलग अलग, दो दो के बनने के तरीके एक्स वाई या वाई एक्स एक ही है, एक्स वाई के साथ, वाई जेड के साथ, जेड एक्स के साथ या जेड वाई के साथ, एक ही मतलब। अर्थात इनका क्रम बदलने से जेड वाई लिख दूं तो अलग सेट नहीं होगा, सेम सेट होगा। मेरे कहने का मतलब है सिंगल सिंगल बनाएंगे तो 3 बन गए, 2-2 बनाएंगे तो फिर 3 बन गए, तो 6 हो गए। और कंसेप्ट क्या है याद करिए, मैं देखिए अभी आपको समझाता हूं, याद करिए, लिखा है रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक का उप समुच्चय होता है, तो एक तो भाई फाई लिखना पड़ेगा, नहीं कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। दूसरा क्या है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, तो एक तो फाई लिखेंगे और एक स्वयं वाला लिखेंगे। आया समझ में, चलिए तो एक तो फाई लिखें और एक स्वयं वाला लिखें। स्वयं वाले का मतलब समझ गए, खुद वाला लिख दें, एक्स वाई जेड। तो ये 8 सेट बन गए हैं छोटे छोटे, और ये सारे जो सेट बने हैं इनके एलिमेंट इसमें जरूर मौजूद होंगे। सबसेट की यही तो मीनिंग होती है कि ये वाला आदमी इसके अंदर जरूर होगा। अब मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, करके लाइएगा, कल की क्लास में हम लोग बताएंगे। ये HW है भाई, इसको करके लाइएगा आप लोग। कैपिटल ए इक्वल टू ए कामा बी सी डी स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, ठीक है।
ABCD के उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय लिखिए। ये क्वेश्चन आपको करके लाना है और हम लोग मिलते हैं कल इसी समय अगले लेक्चर के साथ।